हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी, कैसे आपकी तैयारी चल रही है। हम यहाँ पर कर रहे हैं HSSC TGT जनरल पार्ट की प्रिपरेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने पैडागोजी के मैराथन सारे कंप्लीट कर दिए हैं 5 यूनिट के 5 डेज के अंदर। और आपके जो अभी रोड सेफ्टी के ऊपर भी एक मैराथन आपको मैं दे चुकी हूँ, इसके ऊपर एक मैराथन और मैं लेकर के आऊंगी। अभी जो आपके चल रहे हैं वो EVS के मैराथन चल रहे हैं। कल हमने यूनिट 1 को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी आपको आपके लिए प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है सबके लिंक मिल जाएंगे। आज बात करने वाले हैं EVS का यूनिट नंबर 2, जिसके अंदर आपको पोल्यूशन पढ़ना है, जिसमें आपको एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण आपने पढ़ना है और साथ ही आपने यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण को पढ़ना है। तो इन टॉपिक के ऊपर, दोनों ही टॉपिक के ऊपर आपको टॉप जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो टीचिंग गोल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने नहीं किया है तो लाइक शेयर तो आप लोग करते ही रहते हो, उस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। कुछ 30 क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एयर पोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कॉजेज एयर पोल्यूशन नेचुरली। देखिए, एयर जो पोल्यूशन है वो नेचुरली भी होता है, प्राकृतिक रूप से भी होता है वायु का प्रदूषण, और साथ ही ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी होता है। अगर बात करें कि किसकी वजह से ज्यादा होता है तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ज्यादा होता है, बट नेचुरली भी चीजें होती हैं। तो अगर प्राकृतिक रूप से अगर बात करी जाए तो कैसे आपका स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से आपका जो प्रदूषण है वो कैसे हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। तो वोल्केनो की वजह से हो रहा है, ज्वालामुखी की वजह से हो रहा है, या फिर डस्ट स्टॉर्म्स की वजह से, तूफानी धूल की वजह से, बोथ 1 और 2, बर्निंग कोल की वजह से, या फिर नोट अटेम्प्टेड। वो आपको 5th वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है। अगर किसी को आंसर देना है तो दे देना इसको। ठीक है, तो देखिए बर्निंग कोल तो आपका नेचुरल नहीं हो जाता, ये आपका कौन से वाला हो जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये नेचुरल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 3 है, 1 और 2 बोथ, यानी कि 1 और 2 दोनों, यहाँ पर जो आपके वोल्केनो आ जाते हैं ये भी आपके नेचुरल कोज ही होते हैं। और जितने भी आपके ये तूफानी धूल है ये भी आपका नेचुरल कोज है, क्योंकि तूफान वगैरह, स्टॉर्म्स वगैरह सब नेचुरल चीजें, उसको हम नहीं करते हैं। तो ये दोनों ही इसके क्या हो जाते हैं, करेक्ट आंसर हो जाते हैं, जो कि नेचुरली है पॉल्यूशन को यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। एक्सप्लेनेशन में हमेशा आपको देती हूँ, आज भी मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन रखी है। आई होप आप इस चीज को एंजॉय करते हो। देयर आर नेचुरल प्रोसेसेस, ठीक है, ह्यूमन मेड भी होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज भी है, बट नेचुरल प्रोसेस हर चीज में होता है, जिसकी वजह से आपको पोल्यूशन देखने को मिलता है। जैसे सल्फर का रिलीज होता है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है, वोल्केनिक एक्टिविटीज से, जो भी आपकी ज्वालामुखी गतिविधियां होती है वहां से आपको कौन कौन सी गैसेस देखने को मिलती है, वहां से आपको सल्फर और क्लोरीन गैस देखने को मिलती है, धुआं देखने को मिलता है, और ऐश, राख वगैरह देखने को मिलती है। वाइल्ड फायर, जब भाई जंगलों में आग लग जाती है, जैसे अमेजोन के जंगलों में आग लगी थी, या फिर सहारा का एग्जाम्पल ले लो, तो यहाँ पर ये जो आग लग जाती है ये भी एक तरीके से नेचुरल कॉज हो जाता है। तो यहाँ से आपको काफी स्मोक देखने को मिलता है, जो कि आपके लिए काफी डेंजरस है, और ऐश, राख वगैरह देखने को मिलती है, काफी धूल वगैरह, डस्ट के स्टॉर्म्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बट फिर भी जो मोस्ट पोल्यूशन है वो किसकी वजह से होता है, वो ह्यूमन की वजह से होता है। ठीक है, इनके कंपैरिजन में अगर बात करी जाए तो एनवायरमेंट में जो भी हानिकारक, जो हार्मफुल जो गैसेज रिलीज हो रखी है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रखी है। ये कहीं ना कहीं उस चीज के लिए थोड़ा सा कम यहाँ पर उत्तरदायी है। तो ये आपका सॉल्यूशन है कि इसलिए आपका 1 और 2 दोनों यहां पर क्लियर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, ब्रोंकाइटिस बोल सकते हो। ठीक है, तो अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस आर कॉज्ड बाय। अब देखो, अस्थमा आप सभी को पता है, अगर आपने ये नाम नहीं सुना तो ये तो सुना ही होगा। अस्थमा है ना, आपकी सांस से संबंधित बीमारी, आपके फेफड़ों से संबंधित ये बीमारी होती है। तो ये किसकी वजह से होता है, तो बिल्कुल ये किसकी वजह से होता है, वायु प्रदूषण की वजह से होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण की वजह से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो नीचे आपको डिटेल आंसर मैंने लिख करके दिया है, जिससे आप अच्छे से चीजों को समझ जाएंगे। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, बिकॉज अभी भी 1-2 मैसेज आते हैं, दिखता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपको दिखता है। चलो फिर भी अगर समस्या है तो हम इस चीज को थोड़ा सा रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। अस्थमा की अगर बात करें तो अस्थमा एक लंग का डिसीज होता है, कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन, यानी कि इन्फ्लेमेशन का मतलब आपको यहाँ पर सूजन हो जाती है, आपके जो भी लंग को फेफड़ा बोलते हैं ना, यहाँ पर आपको सूजन देखने को मिलती है। दैट लीड्स टू वीजिंग, जिसकी वजह से आपको घरघराहट फील होती है। घरघराहट का मतलब क्या होता है, जब नाक वगैरह बंद रहती है, हमें जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो जब हम सांस लेते हो वो घर की आवाज आती है ना, तो उसको घरघराहट बोलते हैं। ठीक है, इससे आपको घरघराहट महसूस होने लगती है। सांस लेने में आपको शॉर्टनेस यहाँ पर समस्या हो जाती है। चेस्ट के अंदर आपको थोड़ा
जकड़न टाइप फील होती है और आपको यहाँ पर खांसी की समस्या बनी रहती है, जिसको भी अस्थमा होता है। ठीक है, तो जो भी कह रहे थे ना मैम डिजीज भी करवाइए, तो डिजीज भी आपको यहाँ पर आ गए हैं कि अस्थमा किसकी वजह से होता है, आपका एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। ये आपकी सांस श्वसन संबंधी बीमारियां, सांस से रिलेटेड आपकी बीमारी है। एयर पॉल्यूशन कैन मेक अस्थमा सिम्टम्स वर्स, जिसको ऑलरेडी अस्थमा है और अगर आप किसी भी ऐसे प्लेस पर हो जहां पर एयर पॉल्यूटेड है, तो आपके लिए ये सिचुएशन और भी ज्यादा भयंकर रूप ले सकती है। आपको यहाँ पर किसी प्रकार का अटैक वगैरह भी आ सकता है। इसके दो की पॉल्यूटेंट्स है, कौन कौन से प्रदूषक है जो इसके लिए काफी उत्तरदायी है। पहला है ओजोन है जो कि स्मोक में फाउंड है, एंड दूसरा पार्टिकल पॉल्यूशन फाउंड है जहां पे हेज में, स्मोक में या फिर डस्ट में, आप इसको मतलब धुंध में या फिर धुएं में, कोहरे में, इसमें सारी चीजों में होता है। ठीक है, ओजोन की अगर बात करें तो ओजोन को आप वही समझते हो। ओजोन देखिए दो तरीके की होती है, एक होता है आपका ग्राउंड ओजोन जो कि आपका ट्रोपोस्फेयर में है, एक होता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन जो कि आपके लिए लाभदायक है। जो आपका ऊपरी सतह पर जो ओजोन है ना, जो कि आपका स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन, क्या होती है स्पेलिंग, स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन, स्ट्रेटोस्फेयर जो ओजोन है वो आपकी जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है उसको पृथ्वी तक आने तक रोकती है, इसलिए ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए अच्छी है। बट हम अभी जिस ओजोन की बात करें ये आपका ट्रोपोस्फेयर आपका ओजोन हो जाता है। ठीक है, जो कि आपका नीचे ग्राउंड लेवल पर है और ये आपका एक तरीके की कलरलेस गैस होती है जो कि आपके लिए हार्मफुल होती है। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, इस चीज को आपने ध्यान में रख करके चलना है। तो ये आपका अस्थमा हो गया जो कि वायु से रिलेटेड होता है, आपके सांस से रिलेटेड होता है। उसके बाद दूसरा आपके लिए है ब्रोंकिटिस या फिर आप इसको ब्रोंकाइटिस बोल सकते हो। ब्रोंकिटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाइल ट्यूब्स। यहाँ पर जो आपकी ब्रोंकाइल ट्यूब्स होती है उनमें यहाँ पर आपको सूजन देखने को मिलती है। ब्रोंक्यूल्स आपने सुना होगा, आप लोग छठी क्लास या फिर 8वीं क्लास में सारी चीजें आपने कभी रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ा है? रेस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन प्रक्रिया आप सभी लोग पढ़ करके आए हैं। उस चीज के अंदर हम लोग देखते हैं भाई हमारे जो सांस है हमारी विंड पाइप से होकर के ट्रैकिया से होते हुए नीचे पूरा एक लंग वगैरह तक जाती है। तो उसके काफी पार्ट्स होते हैं जो मैंने आपको नीचे बताए हुए हैं, वो चीज भी कवर करके चलेंगे। तो उसके अंदर ना एक मैं मोटे तौर पर बता देती हूँ, वहां पर एक ब्रोंक्यूल्स होता है। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स होता है। ये ब्रोंक्यूल्स का काम होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन है जो हमने इनहेल करी है इसको लंग्स तक पास करता है। ठीक है, ये काम इसका होता है ब्रोंक्यूल्स का। ऑक्सीजन को कहां तक पास करता है? लंग्स तक पास करता है। तो ये ब्रोंक्यूल्स का काम होता है और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और इस चीज में अगर सूजन आ जाती है तो आपको यहाँ पर काफी समस्या देखने को मिलती है। एयरवेज, ये एक ऐसा एयरवेज होता है, एक ऐसा वायु मार्ग होता है जो कि एयर को लेके जाता है आपके लंग्स तक। ठीक है, ये आपके जो भी आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया है, ऑक्सीजन को जो आपने अपने अंदर लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उस ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े तक ले जाने का काम किसका होता है? ब्रोंक्यूल्स का होता है। ये आपने ध्यान में रखना। इस चीज को हिंदी में ढूंढने की कोशिश मत करना, बिकॉज ये हिंदी में सेम ही लिखे जाते हैं और अगर नाम भी चेंज कर देंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए इस चीज को इंग्लिश में लेकर के चलना। It causes a cough that often brings up mucus। इसके अगर आपको इस समस्या से पीड़ित हैं तो आपको यहाँ पर खांसी हो सकती है, बलगम की शिकायत आपको हो सकती है और आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस लेने में आपको समस्या आ सकती है। इसमें भी आपको घरघराहट हो सकती है, हल्का बुखार हो सकता है, छाती आपकी थोड़ी सी जकड़न टाइप हो सकती है, थोड़ी टाइट फील आप कर सकते हो। दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। तो ये चीजें आपको ब्रोंकाइटिस के बारे में पता होनी चाहिए है। अब नीचे बात करते हैं कि आखिर ब्रोंक्यूल्स में जो बोल रही हूँ वो होते क्या हैं। हर चीज को आपने यहाँ पर समझना है, किसी भी चीज को रट करके नहीं चलना है। देखिए ये आपका रेस्पिरेशन सिस्टम होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने नोस्ट्रिल्स, जो हमारे नाक के जो दो छेद है इनको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। यहाँ से हमारी सांस गई है नसल कैविटी से होते हुए या आपका फेरेनेक्स से होते हुए हमारी ये पूरा ट्रैकिया बोला जाता है इस रास्ते को। ठीक है, पूरा इसको ट्रैकिया बोला जाता है, जिसको आप श्वसन नली बोल सकते हो, ट्रैकिया बोला जाता है। ये आपके जो दो है, ये आपके लंग्स है, दो फेफड़े है। इनके अंदर ये जो ट्यूब जा रही है ना, ये जो ट्यूब ऐसे जा रही है, इनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपने लिखा ब्रोंक्यूल्स। और इन्हीं जैसे आप इधर देखो, ये रे ब्रोंक्यूल्स, ये जो ट्यूब अंदर जा रही है ना, ये वही वाली ट्यूब है, ये वाली ही, ये जो ट्यूब जा रही है अंदर, ये आपकी ब्रोंक्यूल्स होती है, जो कि आपके ऑक्सीजन को कहां तक लेके जाती है? आपके लंग्स तक, यानी कि फेफड़ों तक लेके जाती है। और एल्वियोली होते हैं ये आपके छिद्र, जो कि बिल्कुल एंड में होते हैं ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल एंड में। ये ऐसे आप थोड़ा गोल गोल टाइप देख रहे हो ना, ये आपके एल्वियोली होते हैं, इनको एल्वियोली बोलते हैं। एल्वियोली का काम होता है कि ऑक्सीजन तो आपने दे दिया,
ठीक है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचा दिया, उसके बाद ऑक्सीजन लेने के बाद हम लोग CO2 को छोड़ते हैं। तो सारे शरीर से CO2 को इकट्ठा करके इस एल्वियोली का काम होता है कि ऑक्सीजन सारे शरीर में जाता है और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो इसके थ्रू ही रिसीव किया जाता है और बाद में वो सेम प्रोसेस होता है कि यहां से पूरा एंड में आपको यहाँ पर एल्वियोली मिलेगा, एल्वियोली ने आपको CO2 दिया, ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन से सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में आपके ऑक्सीजन चला गया, फिर उस पूरे पार्ट से आपका CO2 आता है और वो इस एल्वियोली से होते हुए, ब्रोंक्यूल से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए और पूरा हमारा श्वसन नली से होते हुए नोस्ट्रल के थ्रू हम लोग CO2 को बाहर निकाल देते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बायो वाला पार्ट भी करवा दिया कि हम कैसे सांस लेते हैं। तो अपने नाक से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, पूरा विंड पाइप के थ्रू होते हुए, ब्रोंक्यूल से होते हुए और एल्वियोली से होते हुए हम सारे पार्ट्स तक अपने ऑक्सीजन को भेजते हैं और वहीं से ही आपका CO2 सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए बैक वापस आ जाता है। तो ये चीजें आपने ब्रोंक्यूल समझ लिया कि आपके ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्रोंक्यूल्स करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है मैच लिस्ट। आपने इस लिस्ट को मैच करना है। जो सबसे पहली लिस्ट है आपकी, फर्स्ट लिस्ट है आपकी, वो आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ठीक है, ये वाली जो लिस्ट है ये आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स है पहली, और आपकी सेकंड है वो आपका कलर कोड है। तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये कुछ कलर कोड बताती है और साथ ही ये जो कलर कोड है इनके क्या मतलब हो जाते हैं हमारी हेल्थ से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे समझना है तो नीचे आपको बता दूंगी। फिलहाल आप इसका बस आंसर देखिए, आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 है। पर क्यों है 2 वो नीचे आपको मैंने लिख करके दिया है कि 0 से 50 जो होता है वो और आपका ग्रीन होता है। ठीक है, ग्रीन का मतलब होता है ये हमारी सेहत के लिए गुड होता है। यहां समझ नहीं आएगा, नीचे चलते हैं जहां मैंने आपको पूरी लिस्ट अगेन बताई है। अब इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, बट क्यों है करेक्ट वो हम यहां पे पढ़ेंगे। देखिए, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स होता है वो एक स्टैटिस्टिक्स होता है, मतलब आपको एक आंकड़े टाइप दे देता है दैट इंडिकेट्स हाउ कंटामिनेटेड। ये बताता है कि आपकी जो हवा है वो कितनी जहरीली हो गई है, कितनी दूषित हो चुकी है, वो ये बताता है। मतलब वो जो नंबरिंग वहां पर दी गई है ना, उस नंबरिंग से पता चलता है कि आपकी जो एयर क्वालिटी है वो कितनी कंटामिनेटेड है, कितनी प्रदूषित हो चुकी है और आने वाले भविष्य में कितनी हो जाएगी। हमें इस चीज की जानकारी एयर क्वालिटी इंडेक्स देता है। AQI इंपॉर्टेंट है, इस चीज को छोड़ना नहीं है। जैसे ही AQI राइज करता है, ग्रेटर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू सफर। यानी कि जितने जितने आप AQI को इंक्रीज करते चले जाओगे उतने उतने आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता जाएगा। आप लोग एक नेगेटिव हेल्थ के इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता जाएगा। ठीक है, और इसी पूरे AQI का जो इंडेक्स है ये आपने यहां पर पढ़ना है। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला है आपका 0 से 50 अगर AQI है तो इसका मतलब आपका कलर कोड ग्रीन हो जाता है, हरा, और हरा रंग अच्छा माना जाता है, इसलिए ये आपका गुड होता है। आपको किसी भी प्रकार की हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए गुड है। अगर आपकी एयर की क्वालिटी अगर 0 से 50 है तो आपके लिए गुड है। ठीक है, अगर आपकी क्वालिटी 51 से 100 है, 51 से 100 है तो फिर ये येलो कलर हो जाता है, और येलो कलर का मतलब है कि मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब कि ठीक ठाक है, मतलब काम चल जाएगा, ज्यादा आपको समस्या भी नहीं है और ज्यादा इतना अच्छा भी नहीं है, मॉडरेट टाइप है, ये आपके लिए माध्यमिक टाइप है, आपका काम चल जाएगा। अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 101 से 150 है तो इसका रंग बदल जाएगा ऑरेंज में। ठीक है, संतरी रंग हो जाएगा और ये अनहेल्दी हो जाता है सेंसिटिव ग्रुप के लिए। अब सेंसिटिव ग्रुप में कौन आते हैं? बच्चे आ जाते हैं, चाइल्ड आ जाते हैं, ठीक है, बुजुर्ग आ जाते हैं, जो भी ओल्ड एज पर्सन है वो आ जाते हैं, जिनको किसी भी प्रकार का कोई भी सांस से संबंधी बीमारी है वो आ जाते हैं। जैसे किसी को अगर अस्थमा है तो वो आ जाता है यहाँ पर, जिनको किसी भी प्रकार से श्वसन संबंधी अगर रोग है तो वो इसमें आ जाते हैं। तो अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर इन सेंसिटिव ग्रुप्स का 101 से 150 है तो वो उनके लिए अनहेल्दी है। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो फिर आपके लिए ये ठीक है, चल जाएगा। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 151 से 200 है तो फिर रंग बदल के हो गया है लाल, जो कि एक वार्निंग साइन होता है। अब आपके लिए ये चीजें अनहेल्दी हो चुकी है। अब आपके लिए ये जो एयर की क्वालिटी है वो हेल्दी नहीं रह गई है। 201 से अगर 300 है तो पर्पल कलर हो जाता है और आपके लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो चुका है, वेरी अनहेल्दी हो चुका है। उसके बाद 301 से अगर 500 है तो आपका रंग बदल के मरून हो चुका है और अब आपके लिए हैजार्डियस है, यानी कि बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है, खतरनाक है। ठीक है, अब आपके लिए पूरी तरीके से हार्मफुल है। तो ये आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसी को ध्यान में रखे हुए उस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, इसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हेल्पिंग। स्टेबल का मतलब क्या होता है, मतलब एक मतलब स्थिर है, ना तो इधर है ना उधर है, थोड़ा स्थिर है। अगर आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन अगर स्टेबल है तो फिर क्या होगा, एक्युमुलेशन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट्स, वायु के जो प्रदूषक है उनका संचय होगा, उनका फैलाव होगा, या फिर डिस्पर्शन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट्स, या फिर डिस्पर्शन ऑफ, देखो वाटर पोल्यूटेंट्स की तो बात ही नहीं हो रही है ना, और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स की बात नहीं हो रही है, तो या तो एक्युमुलेशन होगा या फिर डिस्पर्शन होगा। बट इस केस में आपका एक्युमुलेशन होगा, बिकॉज आपकी जो कंडीशन है, जो आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो आपकी स्टेबल है। अगर आपकी थोड़ी भी हवा वगैरह चल रही होती तो फिर आपकी कंडीशन स्टेबल नहीं होती, और वो हवा जो है आपके पोल्यूटेंट्स को भी इधर उधर बखेर देती, तो फिर उस केस में डिस्पर्जन हो जाता। बट अभी आपकी जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से स्थिर है, तो अगर एनवायरमेंट में किसी भी प्रकार के पोल्यूटेंट्स आएंगे तो वो अपना फैलाव वहां पर कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा इस चीज का एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे, अगर यहाँ पे समझ में ना आता हो तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ड्यूरिंग स्टेबल कंडीशंस क्या होता है, देयर इज लिटिल टू नो मिक्सिंग ऑफ एयर, यानी कि आपकी जो कंडीशन है, जो परिस्थितियां हैं वो आपकी पूरी तरीके से स्टेबल है, स्थिर है, तो यहाँ पे बहुत कम या फिर किसी भी प्रकार का मिक्सिंग नहीं है हवा के अंदर, विच मीन्स दैट द पोल्यूटेंट्स एमिटेड फ्रॉम लोकल सोर्सेज, यानी कि कोई भी प्रदूषक अगर किसी भी सोर्स से रिलीज हुआ है तो वो आराम से हवा में जा सकता है और अपने हाई कंसंट्रेशन तक, मतलब जितनी उसकी रीच हो सकती है वो उतना ही कंसंट्रेशन के साथ वो जा सकता है, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार की ना तो हवा का सामना करना पड़ रहा है ना किसी और चीज का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से स्टेबल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक्युमुलेशन हो जाएगा। वहीं अगर बात करें अनस्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन की, अनस्टेबल का मतलब जैसे अगर मान लो कि आपका जो वेदर अगर वो विंडी है, तेज हवा चल रही है, अगर तूफानी वेदर है आपका, तो ये क्या करता है, इससे आपका एक्युमुलेशन नहीं होगा, बल्कि जो भी पार्टिकुलेट जो भी प्रदूषक है, पोल्यूटेंट्स है, वो क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि उनका फैलाव नहीं होगा, फिर वो इधर उधर बिखर जाएंगे। ठीक है, उनका डिस्पर्जन यहाँ पर हो जाएगा, और इससे जो आपका कंसंट्रेशन है एयर में उनका वो कम हो जाएगा। तो ये आपका अनस्टेबल है, यानी कि हवा वगैरह ने जो पोल्यूटेंट्स है उनको उखाड़ के फेंक दिया, इधर उधर कर दिया, इसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन हाई नहीं होगा बल्कि रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आई होप अब समझ में आया होगा आपको, इसलिए उस क्वेश्चन का आंसर, अब वो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Which of the following air pollutants is known to be human carcinogen? कौन सा एयर पोल्यूटेंट्स, जो भी वायु के जो प्रदूषक है ये सारे, इसमें से कौन सा एक मानव के लिए कार्सिनोजन साबित हो सकता है? कार्सिनोजन का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रकार के कैंसर के लिए। ठीक है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी प्रकार के कैंसर के खतरे के लिए होता है ये। तो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, बल्कि एस्बेस्टोस फाइबर इसका करेक्ट आंसर है, अभ्रक फाइबर इसका करेक्ट आंसर है। ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ना ही आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ना ही आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो जो CO है, जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, ये आपका 200% ज्यादा खतरनाक होता है कार्बन डाइऑक्साइड के, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस के अंदर आता है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। और मेजर गैस होती है ग्रीन हाउस गैस की, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका 200% ज्यादा हार्मफुल होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया गया है ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। देखिए, कार्सिनोजन क्या होता है, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है, कोई भी एक ऐसा एजेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रकार के कैंसर के लिए। ठीक है, ये हमारी डैमेज कर देता है और चेंज कर देता है DNA को विद इन सेल्स के अंदर, तो ये एक प्रकार के कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एस्बेस्टोस इज कंसिडर्ड ए ह्यूमन कार्सिनोजन, एक तरीके से मानव के लिए कैंसर के रूप में कैंसर के खतरे के रूप में यहाँ पर साबित हो सकता है। विच मीन्स दैट एक्सपोजर टू दिस मिनरल सब्सटेंस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर। अगर आप ज्यादा टाइम तक इस मिनरल के साथ, यानी कि ये जो अभ्रक है, ये जो एस्बेस्टोस है, ज्यादा टाइम तक आप इसके एक्सपोजर में हो, अगर आप इसके कांटेक्ट में हो, तो आपको किसी भी प्रकार के कैंसर का सामना यहाँ पर करने को पड़ सकता है। एस्बेस्टोस जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाता है मिनरल्स दैट इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, काफी उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है, और इट्स हीट रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी की वजह से और इसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसका जो इस्तेमाल है काफी इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। और ये जो है काफी प्रोडक्ट्स को बनाने में भी यूज होता है, काफी उत्पाद इसके बनते हैं, जैसे इंसुलेशन के लिए, आपके रूफिंग मटेरियल्स के लिए, छत सामग्री आप इसको बोल सकते हो, फ्लोर टाइल्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है, गैसकेट्स, ब्रेक पैड्स के लिए और सीमेंट वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो इसलिए ये मटेरियल आपके लिए काफी, ये मिनरल जो है आपके लिए काफी हार्मफुल हो सकता है, जो एक प्रकार का कार्सिनोजन यहाँ पर साबित हो सकता है ह्यूमन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्मोक क्या होती है। देखिए स्मोक जो होता है वो आपका दो शब्द से मिलकर के बना हुआ होता है, स्मोक प्लस फोग। ठीक है, ये आपका दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। स्मोक इज इक्वल टू स्मोक, यानी कि आप इसको धुआं बोल सकते हो स्मोक को, और फोग मतलब कोहरा। ठीक है, तो जो स्मोक होता है वो आपका कोहरा प्लस धुंध से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इसको स्मोक बोलते हैं। जो स्मोक है वो क्या है, ओजोन है या फिर स्मोक है, व्हीकल पॉल्यूटेंट है, तो ये आपका फोग और स्मोक यहाँ पर हो जाता है, कोहरा और धुआं यहाँ पर हो जाता है। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि स्मोक क्या होता है, दो चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है, एक धुंध एक धुआं से यानी कि स्मोक से, और आप इसको कोहरे से, ठीक है, फोग से मिलकर के बना हुआ होता है। नेक्स्ट है, थोड़ा इस चीज का एक्सप्लेनेशन है कि स्मोक इज फोग एंड स्मोक, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, दोनों से मिलकर के बना होता है। ये एक ऐसा टाइप का इंटेंस एयर पॉल्यूशन होता है दैट रिड्यूस विजिबिलिटी, यानी कि आपकी दृश्यता को, देखने की जो शक्ति है उसको थोड़ा सा कम कर देता है। देखने की शक्ति नहीं, मतलब आपकी विजिबिलिटी को कम कर देता है, ठीक है, दृश्यता को कम कर देता है। ये एक प्रकार का वायु प्रदूषण ही होता है स्मोक, ठीक है, ये आपका एक प्रकार का प्रदूषण होता है। द टर्म स्मोक वाज कॉइन्ड इन द अर्ली 20वीं शताब्दी के शुरुआत में इस शब्द को लाया गया था, एंड इज फ्रॉम द वर्ड स्मोक एंड फोग, इन दोनों को मिला करके स्मोक बोला गया है। ठीक है, इसका SMO उठा लिया और इसका G उठा लिया, स्मोक इसको बना दिया। स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक, यानी कि एक स्मोक का मिक्सचर है। और स्मोक कहां से निकलता है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, किसी भी राख वगैरह के, ऑयल के, ETC के, ठीक है, जो कि कोल कंबशन से बनते हैं। जब हम कोयले को जलाते हैं तो ये सारे पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जहां से हमें स्मोक देखने को मिलता है, धुआं देखने को मिलता है। एंड फोग इन सस्पेंडेड ड्रॉपलेट फॉर्म, फोग आप सभी को पता है ना, कोहरा क्या होता है ना, अभी आप सर्दियों में भी देखते हो भाई, ये सारी चीजें से आप अच्छे तरीके वाकिफ हो कि मतलब पानी की हल्की हल्की छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स टाइप होती है। ठीक है, तो ये होता है, दोनों का जो मिक्सचर है वो आपका स्मोक कहलाता है। ये आपने ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में भी आपको पूछ ले। उसके बाद आप देख सकते हो ये आपका स्मोक का एग्जांपल है, ठीक है, जो कि स्मोक प्लस फोग दोनों का मिक्सचर है। तो ये आप इस एग्जांपल के माध्यम से देख सकते हो कि विजिबिलिटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है, चीजें बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रही है, बिकॉज इसमें जो आपका कोहरा है प्लस आपका जो धुआं है दोनों मिक्स हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि डैश लॉन्च्ड इन इंडिया इन 2014 इज एन इफेक्टिव डिसमिनेशन टूल टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट एयर क्वालिटी। लोगों को हवा की गुणवत्ता के बारे में बताने के लिए किस चीज को 2014 में लॉन्च किया गया था, ऐसे क्या एक टूल लॉन्च किया गया था ताकि लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके, सूचित किया जा सके एयर क्वालिटी के बारे में। तो इस चीज का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, जिसके बारे में हम वो टेबल पढ़ करके आए हैं, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, जहां पर इन्होंने कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स दिया जिसके कुछ कलर कोड दिए हैं और वहां पर उन्होंने कुछ बताया है कि आपके लिए कितना ये चीजें कंसर्न में है। ठीक है, तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का करेक्ट आंसर है, जो कि इंडिया में लॉन्च किया गया 2014 के अंदर। थोड़ा सा इस चीज के बारे में और देख लेते हैं कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI in India was launched on 17 September 2014 in New Delhi under the स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, इस स्वच्छ भारत अभियान के अंडर इसको लाया गया है। थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ये प्रोवाइड करता है एयर क्वालिटी डाटा को के बारे में विद रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि AQI प्रोवाइड करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स को बताता है। PM2.5 PM10 ये होता है पार्टिकुलेट मैटर, PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर और 2.5 का मतलब होता है कि ये ऐसे मैटर होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका जो साइज है वो 2.5 या फिर इससे कम होता है। ठीक है, 2.5 या फिर इससे कम होता है। और जो ये 10 है, 10 का मतलब है कि जो PM है, यानी कि ऐसे पार्टिकुलेट मैटर जिनका साइज 10 या फिर 10 से कम होता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। माइक्रो में होता है ये, माइक्रो में, ये भी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, माइक्रो में होता है ये, इसका मतलब है 2.5 या फिर 2 से कम माइक्रो, एंड ये होता है आपका 10 या फिर 10 से कम। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। टेम्परेचर के बारे में बताता है, ह्यूमिडिटी के बारे में बताता है, नॉइज के बारे में, जितना शोर शराब है उसके बारे में बताता है, आपके लोकेशन पे शहर और स्टेट का, यानी कि आपके लोकेशन का, किसी भी सिटी का, किसी भी स्टेट का, वहां पर सारी चीजें जो भी आपके लिए डेंजरस हो सकती है उसके बारे में एक तरीके का डाटा आपको प्रोवाइड करता है। ये AQI का काम होता है।
नेक्स्ट पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन कॉजेज वेरियस डिसीजेज रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन संबंधी आपको यहाँ पर चीजें दी गई है, आपको काफी डिजीजेस का सामना करना पड़ता है, तो वो किसकी वजह से होता है? तो नॉइज पॉल्यूशन से तो नहीं होता, ना लैंड से होता है, ना वाटर से होता है, बल्कि किससे होता है? एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। जो आप हानिकारक जो गैसेज को इनहेल कर लेते हो उसकी वजह से आपको यहाँ पर रेस्पिरेशन में समस्या आ जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका यहाँ पर डैमेज हो सकता है। तो एयर पॉल्यूशन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ग्रीन पीस इन अगस्त 2009 इंडिया इज द हाईएस्ट एमिटर ऑफ विच ऑफ द, इनमें से किसको इंडिया जो है सबसे ज्यादा एमिट करता है? कौन सी ऐसी हार्मफुल गैस है जिसको इंडिया जो है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा एमिट करता है? और ग्रीन पीस होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा संगठन है, मतलब नॉन गवर्नमेंट संगठन है जो कि एनवायरमेंट के ऊपर थोड़ा सा डाटा आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, पर्यावरण के हित में है थोड़ा सा। तो ग्रीन पीस है, ये नॉन गवर्नमेंट है। तो इसने जो रिलीज करा था अपनी जो रिपोर्ट को, 2019 की बात हो रही है, कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा 2020 में भी इंडिया ही रहा था, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को सबसे ज्यादा रिलीज करता है इंडिया, ठीक है। तो ये आपका आप ये लगा लो कि जो भी सेकंड नंबर पर था ना, सेकंड नंबर पर उससे जो है काफी मतलब 2 टाइम्स रिलीज करता है, ये आप लगा लो कि सबसे ज्यादा एमिट यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत ही हार्मफुल गैस होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल भी होती है एसिड रेन के लिए, ये भी आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट चीज को देखते हैं। द बिल्डअप ऑफ डैश विच इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। किसका बिल्डअप जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जाना जाता है? इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू करंट ग्लोबल वार्मिंग। भाई आप सभी को पता है ग्लोबल वार्मिंग तो हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? बिकॉज टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो अर्थ का काफी इंक्रीज होता जा रहा है, इसकी वजह से आपको ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और ये तापमान क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि CO2 का लेवल हमारे एनवायरमेंट में काफी बढ़ चुका है। अब आप इसके कुछ भी XYZ रीजन ले सकते हो, चाहे फिर आप इसको डिफोरेस्टेशन में बोल सकते हो, पेड़ कट रहे हैं तो CO2 का लेवल एनहांस हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज इसकी चीज के लिए काफी जिम्मेदार यहाँ पर मानी जा सकती है। नेचुरल कॉज भी हो सकते हैं कि भाई CO2 का लेवल यहाँ पर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर किस चीज का बिल्डअप हो रहा है? तो बिल्डअप किसका हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, जो कि एक मेजर गैसेस होती है, ग्रीन हाउस गैस है, एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद आपकी मीथेन आती है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी ग्रीन हाउस गैस के अंदर आती है। तो इस चीज का जो करेक्ट आंसर है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, CO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट चीज को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज। भाई हम सभी ने बताया ना, अभी तो मैंने आपको बताया कि CO2 है वो सबसे ज्यादा उत्तरदायी है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, बिकॉज ये एक मेजर गैस होती है उस चीज के लिए। तो CO2 सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है क्लाइमेट के चेंज के लिए। जो हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वो बेसिकली है ही CO2 की वजह से, बिकॉज इट इज सो कॉमन, है ना, मतलब इतनी कॉमन है भी, पेड़ वगैरह भी और हम लोग तो छोड़ते ही हैं CO2। और आप अगर कोई भी चीज आप एनवायरमेंट में कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज होती है। द बिल्डअप ऑफ दिस गैस इज लीडिंग टू द करंट। इसी गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग इज एमिटेड व्हेनेवर कोल, अगर मतलब कोयला जलता है या फिर तेल वगैरह जलता है, नेचुरल गैस या फिर अदर कार्बन रिच फॉसिल फ्यूल्स अगर बर्न होते हैं तो वहां से आपका CO2 रिलीज होता ही होता है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हमें रिड्यूस करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ फ्यूल, जो हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कार में, अपने घरों में, अपने मतलब जिंदगी में, जैसे भी हम इस चीज का इस्तेमाल करें उसको हमें कम करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे अगर हमें इस CO2 को थोड़ा सा स्टेबल करना है, अगर कम करना है तो। कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं अदर, जैसे CO2 तो सबसे ज्यादा हो ही जाती है, उसके बाद आपका CH4 मीथेन आ जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है, अदर गैसेज कैन, इसमें आपका क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी आ जाती है, काफी गैसेज इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में ही थोड़ी सी चीजें और यहाँ पर आपके लिए बताई गई है आपको। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस होता है वेयर एटमॉस्फेरिक गैसेस ट्रैप करती है हीट को, अ फिनोमेना दैट अलाउज द अर्थ। देखो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये हमने बनाई है, देखो पहले भी थी लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट तक थी। पहले भी था कार्बन डाइऑक्साइड तो, लेकिन एक ऐसे एडिकेट अमाउंट में था कि जो हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए, इस अर्थ के सर्वाइवल के लिए काफी जरूरी था। बिकॉज ये क्या करते हैं कि जो गर्मी होती है ना, जो भी गैसेज होती है जो सनलाइट से निकली हुई जो भी सनलाइट है उसको ट्रैप करते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे आपका CO2 वगैरह है, ठीक है, आपकी जो मीथेन वगैरह है, अगर ये एक लिमिटेड अमाउंट
में, हमारे एनवायरमेंट में काफी जरूरत होती है इनकी, बिकॉज ये जो सनलाइट है उसको ट्रैप करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और इस सनलाइट को ट्रैप करने की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो हमारे रहने लायक बनता है। जो टेम्परेचर है हमारा वो हमारा रहने के लायक बनता है। अगर ये गैसेस ना हो, ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल भी ना हो, तो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो -डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, -18 to 20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। और अगर इतना टेम्परेचर चला गया तो फिर हमारे लिए जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है किसी भी फॉर्म में अर्थ पे। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल भी ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। ग्रीन हाउस गैस जरूरी है जो कि एक तरीके से सनलाइट को ट्रैप करती है। बट हमें समस्या क्यों हुई? क्योंकि हमने इन गैसेस को बढ़ा दिया है, इनका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हमने कर दिया है कि अब ये बहुत ज्यादा सनलाइट को ट्रैप करने लगी है। हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनको भी ट्रैप करने लगी है, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है एक नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत काफी हाई चला गया है, जिसकी वजह से जो बर्फ है, ग्लेशियर वगैरह है, वो यहाँ पर पिघलने स्टार्ट हो गए हैं, ग्लेशियर वगैरह। और हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर जो वाटर का लेवल है हमारे समुद्रों में, नदियों में, वहां पर इंक्रीज होता जा रहा है। और एक हमारे लिए संकट है कि अगर ये पूरा पिघल गया तो फिर अर्थ कहीं ना कहीं इसमें डूब सी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये चीज यहाँ पर है, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में हो तो हमारे लिए जो ग्रीन हाउस गैस है वो इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर ये ना होगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट हमने अपनी खुद की एक्टिविटीज से इनका जो कंसंट्रेशन है वो हद से ज्यादा बढ़ा दिया है, जो कि हमारे लिए अब एक चिंता का विषय बन चुका है। आई होप आपको अब ये समझ में आया होगा। मॉडर्न क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ, है ना। अभी क्यों समस्या हुई? क्योंकि हमने सारी चीजों में अधिकता कर दी है, अति कर दी है। हमने इन गैसेस का कंसंट्रेशन इस हद तक बढ़ा दिया है कि इनका काम है उनको सनलाइट को ट्रैप करना, हीट को ट्रैप करना, बाहर ना जाने देना। तो अब ये इतना हीट यहाँ पर ट्रैप कर रहे हैं कि हमारे जो एनवायरमेंट के लिए काफी नुकसान यहाँ पर होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि वीजिंग इज द मोस्ट रिलेवेंट हेल्थ इफेक्ट इन केस ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। वीजिंग का मतलब मैंने आपको पहले बताया, जब आप सांस वगैरह लेते हो ना, तो जैसे किसी को अगर समस्या हो तो घर घर का जो आवाज आती है ना सांस लेने का, तो घर घराट को वीजिंग बोलते हैं। तो ये मोस्ट रिलेवेंट हेल्थ इफेक्ट है इन केस ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। किसकी वजह से? ओजोन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये किसकी वजह से है? ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फटाफट से, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी इसका यहाँ पे देखते चलो कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है इट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो हमारी श्वसन प्रणाली है उसको यहाँ पर ये अफेक्ट करता है। मतलब अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो जो भी आपका लंग का फंक्शन, जो फेफड़ों का जो कार्य है ना, उसको यहाँ पर अफेक्ट करता है। और हमारी आईज को भी इरिटेट करता है। हमारी आईज में भी एक तरीके से ना मसलन टाइप रहती है, और मतलब एक इरिटेट टाइप रहती है, जलन से पैदा होती रहती है। सल्फर डाइऑक्साइड इरिटेट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी, यानी कि जिस ट्रैक के माध्यम से हम लोग यहाँ से, अगर मैं नोस्ट्रल के माध्यम से अगर मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ तो पूरा यहाँ से होते हुए, पूरा मेरे ट्रैक से होते हुए वहां पर लंग्स तक जाता है सारी चीजें। तो यहाँ पे उस चीज को भी बाधित करता है और इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ ट्रैक इन्फेक्शन। जो भी आपकी नली है उसमें इन्फेक्शन का सामना आपको देखने को मिल सकता है अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड के टच में है तो। ठीक है, अगर आप इसको इनहेल कर पा रहे हैं तो। इट कॉजेज कफिंग, इसकी वजह से आपको यहाँ पर खांसी हो सकती है, घरघराहट हो सकता है, बलगम हो सकता है। ठीक है, इसका कारण। और अस्थमा के जो घरघराहट है और पुरानी ब्रोंकाइटिस, मैंने आपको बताया ना कि सारे एयर पोल्यूशन से रिलेट करता है। जो आपका अस्थमा की समस्या है, जो भी आपकी ब्रोंकाइटिस है, इन स्थितियों को ये क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ स्मोक। स्मोक मैंने आपको बताया था ना किससे मिलकर बना है? स्मोक से प्लस फोग से। ठीक है, धुएं से और कोहरे से मिलकर के बना है स्मोक। तो स्मोक क्या है, कहां से कौन सा जो पोल्यूटेंट्स है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इंसिनरेटर्स, भस्मक से, या फिर एमिशन फ्रॉम व्हीकल से, या फिर दोनों। तो इसका आंसर दोनों आ जाएगा, यानी कि वाहनों से भस्मक भी और उत्सर्जन भी, दोनों ही फॉर्म में ये चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 13th पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्राइमरी, जिसको आप मुख्य बोल सकते हो, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स मुख्य प्रदूषक। एक होता है आपका सेकेंडरी, जिसको आप द्वितीयक बोल सकते हो, द्वितीयक प्रदूषक, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, इनके अलग नाम होते हैं, द्वितीयक बोल सकते हो, गौण भी होता है। ठीक है, काफी नाम होते हैं इनके सेकेंडरी के, इसलिए इंग्लिश में थोड़ा सा कंसिडर करके चला करो। तो प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी सोर्स से रिलीज हुए हैं, जैसे
अगर मैं ऑक्सीजन ले रही हूं तो मैं रिलीज करूंगी क्या, CO2, और सभी लोग CO2 को रिलीज करते हैं। तो CO2 डायरेक्टली, मैं एक सोर्स हूं CO2 का, मैं रिलीज कर रही हूं एनवायरमेंट में, आप सभी लोग कर रहे हो, तो आप एक डायरेक्ट सोर्स हो उस चीज के। तो अगर किसी भी एक डायरेक्ट सोर्स से कोई हार्मफुल गैस अगर रिलीज हो रही है, जैसे अगर आप ईंधन जलाते हो, कुछ भी कोयला वगैरह जलाते हो, तो फिर आप CO2 का उत्सर्जन वहां पर कर रहे हो, ठीक है। गाड़ी वगैरह चलती है आपकी, तो वहां से आपका जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो आपका रिलीज होता है। तो ये जितनी भी गैसेज होती है जिसमें आपका सल्फर और डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये आपका CO2 वगैरह, ये सारी चीजें किसका, प्राइमरी का है, जो कि किसी ना किसी सोर्स से डायरेक्ट रिलीज हुए हैं। सेकेंडरी हो जाता है जब कोई भी दो प्राइमरी, यानी कि कोई एक प्राइमरी ये प्लस P2 प्राइमरी, कोई भी ये दो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, ये किसी भी सोर्स से डायरेक्टली रिलीज हुए और उसके बाद इन्होंने आपस में रिएक्शन करके ही कोई तीसरा ही पोल्यूटेंट बना दिया, तो वो आपका सेकेंडरी हो जाता है। यानी कि ये डायरेक्टली किसी भी सोर्स से रिलीज नहीं हुए हैं, बल्कि किन्हीं भी दो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ने आपस में रिएक्शन करके कोई भी तीसरा पोल्यूटेंट यहां पर बना दिया, एक प्रदूषक बना दिया, तो वो आपका सेकेंडरी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेकेंड, हाँ कौन सा है सेकेंडरी, तो इसके अंदर आपका जो पैन है वो आपका प्राइमरी है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राइमरी है, जबकि जो ओजोन है वो आपका सेकेंडरी है। ओजोन के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूं, जो आपका ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, जो आपका जमीनी सतह पर जो आपका ओजोन मिलता है, वो आपकी एक हार्मफुल गैस होती है। स्ट्रेटोस्फेयर, पूरा मैंने आपको पिछली क्लास में ये जो लेयर है ना एटमॉस्फेयर की वो बताई थी। स्ट्रेटोस्फेयर जो कि आपकी सेकंड नंबर की है, इसके अंदर जो आपका ओजोन आ जाता है वो आपकी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को धरती तक आने से रोकता है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये हमारे लिए एक पोल्यूटेंट गैस का काम करती है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज को लेकर के चलना। चलिए, इस चीज का आंसर ओजोन हो जाता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे इस चीज का, वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी भी सोर्स से एमिट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड है भाई, आप जैसे मैं ही मान लो या फिर कोई भी मान लो, हम लोग डायरेक्टली CO2 को एनवायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं, तो मैं एक सोर्स हूं, मैं डायरेक्टली इस गैस को रिलीज कर रही हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जांपल हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली नहीं रिलीज करते हैं, बल्कि वो कैसे फॉर्म होते हैं, जब अदर पोल्यूटेंट्स, यानी कि जो कोई भी दो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में, और फिर एक कुछ भी हार्मफुल पोल्यूटेंट्स यहां पर अगर बनाते हैं, जिसके अंदर आपका ओजोन एक एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ओजोन इसका यहाँ पर एग्जांपल हो जाता है, जिसके अंदर ओजोन बनता कैसा है कि आपके जो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं ना, वो आपस में मिलते हैं, कार्बन के वोलेटाइल कंपाउंड्स के साथ मिलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो अब आपका ये ओजोन वगैरह बनती है, जो कि एक कलरलेस गैस होती है, हार्मफुल गैस ये यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ग्राउंड ओजोन की बात करी गई यहाँ पर, वही चीजें जो मैंने आपको बताई, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओजोन, ग्राउंड ओजोन को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड ओजोन वही आपका जमीनी सतह वाली ओजोन आप इसको बोल सकते हो, जो नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। ये देखो मैंने लिख भी दिया कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, यानी कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो आपका गैसेस फॉर्म में ओजोन है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, जो कि आपका ट्रोपोस्फेरिक बोला जाता है। ग्राउंड लेवल ओजोन आप इसको बोल सकते हो, ये डायरेक्टली एमिट होती है इनटू एयर, मतलब डायरेक्टली नहीं होती है, सेकेंडरी होती है, ये डायरेक्टली एमिट नहीं होती है, इसलिए इसको सेकेंडरी बोलते हैं। ये कैसे क्रिएट करी जाती है, बाय द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आपस में रिएक्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, और ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये आपका सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, सूर्य की, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है ये सारी चीजें, तो तब आपकी ओजोन जो है आपकी हार्मफुल गैस यहाँ पर क्रिएट होती है, जो कि आपके लिए सेकेंडरी होती है, प्राइमरी पोल्यूटेंट के अंदर ये नहीं आती, द्वितीयक प्रदूषक के अंदर ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड द पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स यानी कि कणीय प्रदूषक आप किसको बोल सकते हो, ओजोन को बोल सकते हो, रेडोन को बोल सकते हो, फ्लाई ऐश को बोल सकते हो, फिर इथाइलिन को। तो इसका करेक्ट आंसर फ्लाई ऐश हो जाता है, आप इसको पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स बोल सकते हो। कणीय प्रदूषक जो है फ्लाई ऐश कहलाता है, ये नहीं कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Which of the following agents is responsible for turning the ताजमहल येलो। भाई आप सभी को पता है ताजमहल पहले कितना अच्छा था, चमकता था, व्हाइट कलर का था पूरा, लेकिन अभी ये थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा क्या काफी चेंज हो गया, थोड़ा येलोइश टाइप हो गया, पीला पीला टाइप हो गया है। किसकी वजह से हो गया है ये, भाई ये हो गया आपका एसिड रेन की वजह से। और एसिड रेन क्या होता है, मैंने आपको कंटेंट तब करवाया था, बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि एसिड रेन वगैरह होते हैं
जितने भी आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर ऑक्साइड होते हैं, जो कि आपकी गैसेस रिलीज होती हैं किसी भी सोर्सेज के थ्रू, ये आपकी जब पानी के साथ रिएक्ट करती है, ऊपर जाकर के H2O के साथ रिएक्ट करती है, और ये दोनों के साथ मिलकर के जब नीचे जमीन तक आती है तो फिर ये एसिड रेन बन जाती है। ठीक है, कैसे बन जाती है? एसिड रेन बन जाती है, क्योंकि पानी के साथ जब NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो फिर ये नाइट्रिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है? नाइट्रिक एसिड बना देता है। और जब आपका SO यानी कि सल्फर जो ऑक्साइड है, SO2 जब आपका H2O के साथ रिएक्शन करता है तो फिर ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, जो कि दोनों ही एसिड काफी हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और ये जब एसिड फॉर्म में बन करके, मान लीजिए अगर ये ताजमहल पर गिर रहे हैं, ये आपका सुंदर सा ताजमहल है और ये आपका एसिड यहाँ पर गिर रहा है, तो ये जो ताजमहल है वो आपका संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है, सभी को पता है। और जो मार्बल होता है, संगमरमर का पत्थर मतलब मार्बल है, उसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जब इन चीजों के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर जो चीजें आती है वो मैंने आगे आपको रिएक्शन के फॉर्म में बताई हुई है। वो चीजें आपको कहीं ना कहीं जो ताजमहल है उसको येलोइश बनाती है। ठीक है, तो पूरा प्रोसीजर ये था कि एसिड रेन की वजह से ये सारी चीजें होती है। तो कौन सा एजेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सल्फर है, क्लोरीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस चीज को देखकर चलेंगे। वही चीज है जो मैंने आपको समझाई है कि नाइट्रिक एसिड है भाई, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और जो सल्फर ऑक्साइड है, उन्होंने पानी के साथ ऊपर रिएक्ट किया। ठीक है, पानी के साथ रिएक्ट किया, फिर बारिश के फॉर्म में अगर नीचे आए तो किस फॉर्म में आए? नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में और सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में आए। ये कंपोनेंट होते हैं एसिड रेन के। और ये जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है मार्बल में, मार्बल को बोलते ही कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि ताजमहल बना ही उस चीज का है। तो वहां पे फिर रिएक्शंस होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की नाइट्रेट्स और सल्फेट बनते हैं। बनते क्या है? देखो नीचे देखो, कैल्शियम कार्बोनेट की मार्बल के साथ रिएक्ट किया नाइट्रिक एसिड ने, तो कैल्शियम नाइट्रेट बन गया। कैल्शियम नाइट्रेट बना, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हुआ और पानी का रिलीज हुआ। जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कैल्शियम सल्फेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और पानी बना। तो ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है और जो कैल्शियम सल्फेट है, ये आपके जो संगमरमर के पत्थर है उनको पीले रंग में बदल देते हैं। ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है, एक भी चीज को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल टू द पॉइंट आपको चीजें मैंने यहाँ पर बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स? एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया के अंदर आया था, मैंने आपको ऊपर बताया है। ठीक है, इसका काम क्या है, सारा डाटा वगैरह ये प्रोवाइड करता है। तो इस चीज के बारे में देखेंगे कौन सा इसके बारे में ट्रू है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। इट इंडिकेट्स द कलर ऑफ द एयर, क्या ये एयर का कलर के बारे में बताता है? ये कलर कोड देता है। ठीक है, ये कुछ डाटा देता है, उसका कलर कोड आपको बताता है। इट प्रिडिक्ट्स ओजोन लेवल्स इन योर एरिया, इट डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड की तो बात ही नहीं करता है। इट एस्टिमेट्स एयर पोल्यूशन, मेनली सल्फर कंटेंट के बारे में भी, ओनली सल्फर के बारे में बात नहीं करता। बट इसका जो करेक्ट आंसर है ये है कि इट प्रिडिक्ट्स ओजोन लेवल्स इनटू योर एरिया। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एयर का कलर नहीं देता, कुछ कलर कोड वगैरह देते हैं, जो कि डाटा साथ में देता है, उसका कलर कोड वगैरह प्रोवाइड किया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है कि आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर के क्या करता है, एक तरीके से प्रोडक्शन यहाँ पर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, स्मोक, फ्यूम्स, एश, डस्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये किसके सोर्स? ये बताओ, अब खुद बताओ, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है या फिर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? जो धुआं है, फ्यूम्स है, एश है, राख वगैरह, डस्ट वगैरह, धूल वगैरह, नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये किसके एग्जांपल है? तो ये सारी चीजें आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के एग्जांपल है। डायरेक्टली किसी ना किसी सोर्स से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्राथमिक प्रदूषक के एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको पीछे अच्छे से समझाया। अगर आपने वो समझा होगा, सुना होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे सकते हैं। What is the total percentage of nitrogen gas in the air? नाइट्रोजन गैस की जो है एक अबंडेंट अमाउंट में आपके एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है, आप सभी को पता है। ऑक्सीजन इतनी प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रोजन ज्यादा प्रेजेंट होती है। और नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो आपका कितना होता है, वो हमारा 78% होता है। ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कितना परसेंट, वो 21 के अराउंड होता है। ठीक है, तो 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये आपने ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा इस चीज का ही जो है कंसंट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू, हरा मफलर, ग्रीन मफलर जो है किससे रिलेट करता है?
यहां से आपके साउंड पोल्यूशन के क्वेश्चन शुरू हो गए, साउंड पोल्यूशन के। तो ग्रीन मफलर किससे स्टार्ट होता है? सोइल से नहीं होता, एयर से नहीं होता, नॉइस से होता है, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन से रिलेट करता है। और ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ आपको नीचे एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए ग्रीन मफलर क्या है, एक ऐसी टेक्निक होती है ऑफ रिड्यूसिंग नॉइस पोल्यूशन बाय प्लांटिंग 4 to 6 rows of plants अराउंड द पॉपुलेटेड एरियाज और नॉइसी प्लेसेस। यानी कि कैसे कोई भी अगर आपका मतलब ऐसा ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, कोई भी अगर ज्यादा आवाज निकालने वाली कोई प्लेसेस है, तो वहां पर आप ट्री प्लांटेशन कर देते हो, मतलब पेड़ लगा देते हो, ठीक है। किसी भी किनारे कोई भी औद्योगिक क्षेत्र में, राजमार्गों के पास आपने देखो काफी पेड़ वहां पर लगे रहते हैं, वो एक तरीके से रिड्यूस का काम करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो एक इस तरीके से काम करते हैं ये, इसीलिए इसको ग्रीन मफलर यहां पर बोला जाता है कि हरे मफलर है, एक तरीके से किसका एब्जॉर्ब कर रहे हैं, नॉइज को यहां पर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और नॉइज पोल्यूशन को यहां पर थोड़ा सा क्या करते हैं, खत्म करते हैं। हम यहां पर पेड़ लगा देते हैं अलोंग रोड साइड, यानी कि सड़क के किनारे लगा देते हैं, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में लगा देते हैं, किसी भी सोसाइटी वगैरह में, हाईवेज के पास जो भी सोसाइटी, वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा देते हैं। और नॉइज पोल्यूशन को खत्म करने का एक अच्छा तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या लगाएं, पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा आप रिफोरेस्टेशन करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करें ट्रीज। These dense trees reduce noise pollution as they filter out the noise, ये noise को filter out कर देते हैं and obstruct it from reaching, यानी कि citizens की तरफ इसको जाने से रोकते हैं, क्योंकि सारी चीजों को वहां पर ये क्या कर देते हैं, फिल्टर आउट कर देते हैं। पेड़ जो है बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल होते हैं, हर तरह के पोल्यूशन को यहाँ पर खत्म करते हैं पेड़, ठीक है। तो ज्यादातर पेड़ तो हमें लगाने चाहिए, चाहे फिर वो एयर पोल्यूशन की बात हो, चाहे फिर वो नॉइज पोल्यूशन की बात हो, हर चीज में। चलिए, एक्सपोजर टू नॉइज पोल्यूशन कैन कोज, अगर आप नॉइज पोल्यूशन के संपर्क में हैं, अगर आप उससे एक्सपोज कर रहे हैं, एक्सपोजर में हैं, अगर उसके संपर्क में है तो क्या हो जाएगा, वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, क्या आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कमजोर हो जाएगा, या फिर आपकी भाषण के अंदर इंटरफेरेंस हो जाएगा, आपके भाषण के अंदर अगर हस्तक्षेप हो जाएगा, या फिर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो आपको किससे हो रही थी, एयर पोल्यूशन से हो रही थी, ये इसका आंसर नहीं है। स्किन इन्फेक्शन भी नहीं होता है और नॉट अटेम्प्टेड तो मैं करूंगी ही नहीं। वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम भी नहीं होता, बिकॉज खाने संबंधी कुछ है नहीं। तो यहां पर आपका जो भाषण हस्तक्षेप है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नॉइज पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नॉइज पोल्यूशन कैन कोज, नॉइज पोल्यूशन की वजह से क्वेश्चन नहीं है, इसी चीज का थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेनेशन है कि नॉइज पोल्यूशन की वजह से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकती है। तो अपार्ट फ्रॉम हियरिंग लॉस, भाई ऑब्वियसली बात है, अगर आप नॉइज पोल्यूशन के संपर्क में हो तो आपको सुनने में समस्या तो होगी, हियरिंग लॉस तो जरूर होगा। इसके अलावा नॉइज कैन कोज अनोइनेंस, यानी आप अनोय हो जाते हो, आपको जुजलाई टाइप आने लगता है, आप इरिटेट वगैरह हो जाते हो, सो नहीं पाते हो, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस आपको हो सकता है, आपको किसी भी प्रकार की इंटरफेरेंस यहाँ पर हो सकती है, आप कोई भी चीज कर नहीं पाते हो, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो, हार्ट बर्न आपका होता है, ठीक है, इनडाइजेशन होता है, अल्सर की, हाई ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है, हार्ट डिजीज आपको हो सकते हैं, अफेक्ट सोशल बिहेवियर। और अगर ये सारी चीजें हैं तो आप सोशली सामाजिक रूप से आपका जो व्यवहार है वो यहाँ पर अफेक्ट होता है। नॉइज इंडक्टेड स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस भी हो सकता है, सेवर टेंशन आपको हो सकती है डेली लिविंग में, और आपके मेंटल इलनेस भी, आपको मानसिक बीमारी भी यहाँ पर हो सकती है। तो हर तरह की बीमारी आपको हो सकती है अगर आप किसी भी नॉइसी इलाके में अगर रहते हो, अगर आप नॉइज पोल्यूशन के संपर्क में हो तो ये कुछ आपके चीजें थी जो आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The faintest detectable noise by a healthy human ear is, मतलब मैंने आपको जब कंटेंट कराया था ना तो पूरी एक टेबल टाइप बताई थी, उसके अंदर आपको मैंने 0 डेसिबल से 140 डेसिबल तक सारी चीजें आपको बताई थी, वही उस चीज से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे कि जो डिटेक्टेबल नॉइज है बाय हेल्दी ह्यूमन ईयर इज की, मतलब कि कहां से हम लोग अपने सुनने की जो क्षमता है, हमारी जो दहलीज आप इसको बोल सकते हो, बाउंड्री आप इसको बोल सकते हो सुनने की, तो वो कहां से स्टार्ट होती है, वो आपका 0 डेसिबल से स्टार्ट होती है, ठीक है, कि 0 डेसिबल के बाद फिर हमारी जो सुनने की क्षमता है वो थोड़ा सा हम लोग सुन पाते हैं चीजों को, 0 डेसिबल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं है, वही चीजें जो मैंने आपको पहले भी कराई थी। तो देखो थ्रेशोल्ड की मैंने आप यहाँ पे बात करी ना कि थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि सुनने की आप एक दहलीज आप इसको बोल सकते हो कि यहां से आपका सुनना जो है वो स्टार्ट हो जाता है 0 डेसिबल से। और डेसिबल क्या है, आपकी ये जो नॉइज है
इसकी यूनिट होती है, ठीक है, नॉइज की क्या होती है, यूनिट होती है, साउंड की यूनिट होती है। 20 में जब आप किसी को विस्पर करते हो, अगर आप क्वाइट रूरल सेटिंग में हो तो आपका 30 हो जाता है, क्वाइट लिविंग रूम है तो 40 हो जाता है। आपको यहाँ पर दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक आपको ये 0 पता होना चाहिए, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, एक आपको नॉर्मल कंजर्वेशन पता होना चाहिए है, कंजर्वेशन इन नॉर्मल कन्वर्जेशन, यानी कि सामान्य बातचीत का जो यूनिट है वो क्या होती है, वो आपकी 60 डेसिबल हो जाती है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका थ्रेशोल्ड ऑफ पेन कब होता है, 130 डेसिबल, ठीक है, 130 डेसिबल। इसके बाद आपकी जो आपको जो है कानों में समस्या आने लग जाएगी। इसके बाद हो सकता है आपके कानों का पर्दा वगैरह फट जाए, जब आप 140 तक चले जाते हो तो आपके कान का पर्दा तक यहाँ पर फट सकता है। तो ये पूरा मैंने आपको कंटेंट के टाइम अच्छे से कराया था। नॉइस लेवल्स आर मेजर्ड इन डेसिबल, जो भी आपके नॉइस के लेवल है वो डेसिबल में मेजर करे जाते हैं। व्हाट इज द डेसिबल ऑफ नॉर्मल टॉक, मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना कि इंपॉर्टेंट है ये। नॉर्मल टॉक आपका 60 डेसिबल के अंदर आता है, ठीक है, 60, और जो आपका दहलीज वाला था वो 0 था, और 130 या फिर 140 आपका पूरा पीक पे हो जाता है। उसके बाद आपको समस्या आने लग जाती है, ठीक है, दिक्कत तो यहाँ भी होती है, लेकिन उसके बाद आप फिर पूरी तरीके से सुन नहीं सकते हैं। 23 का क्वेश्चन है, 23 है, हाउ टू प्रिवेंट नॉइज पोल्यूशन इन एंड अराउंड अ स्कूल, स्कूल के अंदर या फिर स्कूल के अराउंड आप कैसे नॉइज पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हो। बाई पुटिंग स्कूल साइन बोर्ड्स ऑन रोड, स्कूल के साइन बोर्ड्स अगर आप रोड पर रख दे, भाई धीरे हॉन्किंग मत करो या फिर हॉर्न मत बजाओ, स्कूल है, इस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हो। बाय कीपिंग साइलेंस जोन, तो ये सही है, आप एक तरीके से साइलेंस जोन स्कूल के अंदर मेंटेन कर सकते हो। ऐसा नहीं है भाई हो हल्ला मचा हुआ है स्कूल के अंदर, आप एक तरीके से शांतिपूर्ण माहौल वहां पर क्रिएट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही लग रहा है। और बाय मेंटेनिंग साइलेंस इन एंड अराउंड स्कूल, बाय प्रिवेंटिंग नॉइज पोल्यूशन बाय, ये ट्रैफिक पुलिस का तो बात ही नहीं है, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, बाय कीपिंग साइलेंस जोन इन द स्कूल, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, साइलेंस को यहां पर कीप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता है 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डे टाइम नॉइज स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड फॉर रेजिडेंशियल एरिया इन इंडिया इज, भारत में जो भी आपका रेजिडेंशियल आवासीय जो क्षेत्र है वहां पर दिन के समय आप कितना नॉइज का स्टैंडर्ड आपके लिए रखा गया है। कुछ स्टैंडर्ड आपके लिए रखा गया है कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, हॉस्पिटल के अंदर भी, सारी चीजों का बताया गया। नीचे एक टेबल है जो कि आपके दी गई है। तो अगर बात करें रेजिडेंशियल एरिया की, तो यहाँ पर आपको 55 डेसिबल की बात करी गई है, 55 डेसिबल की बात करी गई है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये इतना ध्यान में रखना, फैक्चुअल चीजें हैं। एक इस टेबल को करते जाओ कि ये जो टेबल है ना आपकी इंडस्ट्रियल एरिया की डे टाइम की होती है, इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र की बात करी जा रही है। ये 75 आपका दिन के समय होना चाहिए है नॉइस, और रात के समय आपका 70 होना चाहिए। कमर्शियल एरिया है अगर तो 65 दिन के समय होना चाहिए, और 75 डेसिबल आपका 55 आपका रात के समय बात करी गई है। अगर आवासीय क्षेत्र है, अगर पीपल रह रहे हैं, तो फिर 55 आपका दिन का समय रखा गया है, और रात का समय 45 होना चाहिए। और साइलेंस जोन है तो 50 आपका डे टाइम होना चाहिए, और 40 आपका नाइट टाइम की यहाँ पर बात करी गई है। इस टेबल को आपने अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जो चीजें आपके लिए लेकर के आ रही हूँ ना, ये हर चीज एक एक लाइन एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखती हूँ आपके लिए। हर एक चीज, अगर मैं आपके लिए यहाँ पर आज 30 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर पूरी 60 से 70 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है ना, थोड़ा अदर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कंक्लूड करके चल रहे हैं, तो इसलिए इन चीज को छोड़ना नहीं है। 25 क्वेश्चन कहता है द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ इज गवर्न्ड बाय, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है उसका ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट हो रहा है कैसे। इंटेंसिटी ऑफ नॉइज होता है, भाई ऑब्वियस सी बात है इंटेंसिटी तो देखी जाएगी। नॉइज की ड्यूरेशन क्या है, कब तक आप उस नॉइज के संपर्क में हो। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की बात नहीं होती, इसमें आपका सामाजिक आर्थिक स्टेटस बिल्कुल भी काउंट नहीं होता है। आपके ह्यूमन ईयर की सेंसिटिविटी भी देखी जाती है, और फ्रीक्वेंसी रेंज भी देखी जाती है नॉइज की। तो इसलिए आपका ए बी डी ई दोनों यहां पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्वेश्चन को पढ़ते ही सारी चीजें यहां पर आपकी सॉल्व हो जाएगी, इतना कुछ नहीं है इसमें। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है कि अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर इज एबल टू हियर साउंड, थोड़ा सा ये एडिशनल चीजें हैं, और ये सारी चीजें मैंने आपको तब भी करवाई थी, बट यहाँ पे फिर भी देख लो, एक तरीके का रिवीजन हो जाएगा आपका। अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर यानी कि हमारी जो ऑडिबल रेंज आपसे पूछ सकता है, ह्यूमन की ऑडिबल यानी कि सुनने संबंधी जो रेंज है, आवृत्ति आप इसको बोल सकते हो, वो कितनी है, तो वो आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, ठीक है। 20 हर्ट्ज से नीचे नहीं सुन सकते हैं हम, और 20,000 किलो हर्ट्ज से, हर्ट्ज नहीं है ये, किलो हर्ट्ज है, 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर नहीं हम सुन सकते हैं।
20 हर्ट्ज से अगर नीचे हैं तो इसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, इनको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। और अगर साउंड आपकी 20,000 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है फिर इसको अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। ये तीन चीजें आपने ध्यान में रखना। 20 से 20,000 की बात करी गई है तो ये आपकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, यानी कि श्रव्य आवर्ती रेंज इसको बोल सकते हो। अगर 20 से कम है जिसको ह्यूमन नहीं सुन सकते हैं, ये आपकी इंफ्रासोनिक हो जाती है। और 20,000 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है तो फिर वो आपकी अल्ट्रा हो जाती है, इसको भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नॉइज डोजीमीटर यूज्ड फॉर? शोर का जो डोजीमीटर एक तरीके का ये होता है एपरेटस टाइप, इसको कैसे यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इंपल्स, नॉइस लेवल, हैमर, ब्लोज, पंच, प्रेस, स्ट्रोक्स। इस चीज के लिए मतलब कितनी आवाजें निकालते हैं इस चीज के लिए होता है यूज, इसको मेजर करने के लिए होता है। या फिर इट इज यूज्ड फॉर द डिटेल्ड डिजाइन इंजीनियरिंग पर्पस के लिए कुछ भी नहीं होता है। इट इज अटैच्ड टू द साउंड लेवल मीटर एंड प्लॉट्स द एसपीआर एज अ फंक्शन ऑफ टाइप मूवमेंट। नहीं, ये भी नहीं होता है, बल्कि इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द नॉइस लेवल इन वर्किंग एनवायरनमेंट। अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हो तो आपका वहां पर जो एनवायरनमेंट है वहां पर आपकी जो नॉइस लेवल है, यानी कि किसी भी कंपनी वगैरह में देख सकते हो, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में देख सकते हो कि आपके जो वर्कर है जहां पर अटैच हो रखे हैं वहां पर कैसा आपका नॉइस का लेवल है, ज्यादा नहीं है, कम नहीं है, कैसा है, इस चीज को मेजर करने के लिए आपके लिए डोसीमीटर यहां पर यूज होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, मतलब करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। व्हाट इज नॉइस? आखिर जो नॉइस है वो होता क्या है? व्हाट इज नॉइस? नॉइस का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी अनवांटेड कोई भी ऐसी नॉइस आप बोल सकते हो, है ना, जिसको आप नहीं सुनना चाहते हो, वो तो नॉइस पॉल्यूशन हो जाता है। बट नॉइस क्या है? एक डिजायरेबल साउंड है, एक डिजायरेबल एंड अनवांटेड साउंड है, या फिर एक अनडिजायरेबल और एक अनवांटेड साउंड है। तो नॉइज क्या है? आपकी अनडिजायरेबल है, जिसकी आपको ना तो चाह है ना ही आप इसको चाहते हैं, ना तो आपके लिए डिजायरेबल है, सही है, और ना ही आप इस चीज की में कोई रुचि रखते हो, कोई चाहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है कि नॉइज क्या है? एक अनडिजायरेबल और एक अनवांटेड साउंड है जिसकी आपको कोई भी जरूरत नहीं है। 28 क्वेश्चन पर बात करते हैं। मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, जो भी आपका ध्वनि प्रदूषण है उसके मेन सोर्सेज आपसे पूछे गए। ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इतना नहीं है, बल्कि हैवी मशीनरी है। तो ए और सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर पूरी तरीके से करेक्ट है कि ट्रांसपोर्ट के टाइम पे जो आपका यहां पर सारी चीजें होती है, नॉइस वगैरह क्रिएट होती है, और हैवी मशीनरी में भी काफी आवाजें यहां पर आती है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन नंबर करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है A safe level of noise depends on, एक सेफ लेवल है, शोर का एक सुरक्षित स्तर है, वो निर्भर करता है किस पे? लेवल ऑफ नॉइज एंड एक्सपोजर ऑफ नॉइज, यानी कि आपका नॉइज का स्तर क्या है और आप कितना उसके संपर्क में हो। ये बिल्कुल सही है कि सेफ लेवल वही होता है कि आपके नॉइज का लेवल क्या है और आप कितना उस चीज के साथ संपर्क में हो, तो ये इस चीज का जो है डिसाइड करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर ए जो है आपका, यही यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 30 question and this is your last question of today's session. At what decibel instantaneous rupture of membrane happens, है ना, आपका जो एकदम से आपकी जो मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। अगर इतना डेसिबल अगर आपका हो, तो मैंने आपको पूरा करवाया था ना, वो पूरा नीचे आपका जो था दहलीज वाला था, थ्रेशोल्ड वाला था, फिर नॉर्मल कंजर्वेशन था, कंजर्वेशन हमेशा बोल देती हूँ, कन्वर्जेशन था। तो इस कितने डेसिबल पे आपका जो रप्चर हो सकती है, आपकी जो मेम्ब्रेन है, जो आपकी झिल्ली है, वो कितने डेसिबल पर आपकी टूट सकती है, फट सकती है। तो ये आपकी 150 पे आपकी क्या हो सकती है, पूरी तरीके से फट सकती है। 150 आप इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो ये कुछ 30 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए गए थे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 30 क्वेश्चन ही थे, आपको ये समझ लो कि इसके अंदर आपके 60 से 70 क्वेश्चन इंक्लूड हुए हैं, बिकॉज मैंने आपको एडिशनल चीजें भी बहुत सारी करवाई हुई है। तो हर चीज को क्वेश्चन फॉर्म में करवाने से अच्छा है कि आपके सामने मैं सारी चीजें ऐसे एडिशनल ले आऊं। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको मेरा ये प्रेजेंट करने का तरीका, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। आज का सेशन कैसा लगा, कितने आपके यहाँ पर मार्क्स बन रहे हैं, वो सारी चीजें बताना। और कल जो है आपको रोड सेफ्टी पे लेकर के आऊं क्वेश्चंस, या फिर ईवीएस को ही कंटिन्यू करें, मुझे ये भी कमेंट करके बताना। रात तक अगर आप बता देंगे तो फिर उस चीज को कंसिडर किया जाएगा, कल बताओगे तो फिर कंसिडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज कंटेंट भी तैयार करना होता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी कर देना अच्छे से, बिल्कुल इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ कल फिर से एक नए मैराथन के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।